नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोग के समझ फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 5 लेकर आए हैं और यह पार्ट 5 जो है सिंटैक्स का आखिरी वीडियो है। इससे पहले हमने सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 1 से पार्ट 4 तक का वीडियो को अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने हमारे वीडियो को पहले नहीं पार्ट 1 से पार्ट 4 तक के वीडियो को नहीं देखा, पहले वो वीडियो को देख ले ताकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सारा कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हो जाए। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे वीडियो का अपडेट आप लोग तक ईजी वे में मिलता रहे। ठीक है। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको मेरी तरफ से थैंक यू। तो आइए जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 5 में। ठीक है, रूल नंबर 25 से। ठीक है, रूल नंबर 25 हमारा क्या है, देखिए रूल नंबर 25 है नॉन प्लस प्रीपोजिशन प्लस द सेम नॉन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। नॉन प्लस प्रीपोजिशन प्लस द सेम नॉन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इट मीन्स कहने का मतलब प्रीपोजिशन से दो नॉन जुड़े हुए हों, ठीक है ना, और ये दोनों ही नॉन रिपीटेड हो रहे हो तो इस स्थिति में दोनों ही नॉन प्रीपोजिशन से क्या होगा, जो जुड़ा हुआ नॉन जो होगा वो दोनों ही नॉन सिंगुलर होगा और उसके लिए जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ दे रखा है नॉन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नॉन प्लस सिंगुलर वर्ब। इट मीन्स ये हो गया कि प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद यदि दोनों ही नॉन सेम हो तो इस स्थिति में दोनों तरफ का नॉन भी सिंगुलर होगा और उसके लिए जो सेंटेंस में जो वर्ब यूज किया जाएगा वो भी सिंगुलर होगा। ठीक है। देखिए इसको एक सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है इज, हैज, डज, वाज और सारा V5। अब ये इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझते हैं हम लोग क्या कहना चाह रहा है इसको। देखिए विलेज आफ्टर विलेज वाज या वर डिस्ट्रॉयड इन द फ्लड। तो देखिए ये प्रीपोजिशंस है और ये प्रीपोजिशन के पहले ये नॉन है विलेज और प्रीपोजिशन के बाद वाला ये भी नॉन है विलेज। अब ये दोनों प्रीपोजिशन से जो नॉन जुड़े हुए हैं ये दोनों ही रिपीटेड नॉन है और ये दोनों ही नॉन को क्या किस फॉर्म में रखा गया है, सिंगुलर फॉर्म में रखा गया है। अब इसके लिए जो सेंटेंस में जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। यदि हम प्लुरल वर्ब यूज करते हैं तो वो 100% क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 है वर्ड फॉर वर्ड हैज या हैव बीन रिमेंबर्ड। देखिए यहाँ प्रीपोजिशन कौन है, फॉर, और इससे दो नॉन कौन जुड़ा हुआ है, एक नॉन है वर्ड और दूसरा नॉन भी क्या है, वर्ड, और ये दोनों ही रिपीटेड नॉन है। इसमें भी देखा गया कि ये दोनों ही नॉन हमारा क्या है, सिंगुलर नॉन है और इसके बाद जो वर्ब आया वो कैसा आ रहा है, सिंगुलर वर्ब आ रहा है। ठीक है, तो ये रूल समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट रूल कहता है प्रीपोजिशन के पहले जो नॉन या प्रोनाउन आता है उसे सब्जेक्ट माना जाता है तथा उसी के अनुसार वर्ब का यूज किया जाता है। मीन्स क्या हो गया कि नॉन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नॉन एंड देन वर्ब। कहने का मतलब सेंटेंस में दो नॉन जब प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हो तो प्रथम प्रीपोजिशन के पहले जिस तरह का नॉन रहेगा उसी तरह का वर्ब हम लोग यूज करेंगे। इट मीन्स यदि प्रथम प्रीपोजिशन के पहले का नॉन यदि ये सिंगुलर है तो इसके लिए जो वर्ब यूज होगा वो क्या आएगा, सेंटेंस में सिंगुलर आएगा। आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द बुक ऑफ हंसिका हैज या हैव लॉस्ट। यहाँ देखिए ये प्रीपोजिशन से ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। इस प्रीपोजिशन के पहले ये द बुक सिंगुलर नॉन है और प्रीपोजिशन के बाद भी ये जो नॉन है हंसिका ये भी सिंगुलर है, लेकिन हमको हंसिका के अनुसार नहीं बल्कि प्रीपोजिशन के पहले जो नॉन आता है उसे सब्जेक्ट माना जाता है। तो जब इसे सब्जेक्ट माना जाता है तो वर्ब भी इसी के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा, द बुक हैज लॉस्ट। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, द टीचर्स ऑफ इंडिया इज या आर काइंड हार्टेड। अब यहाँ देखिए इसमें प्रीपोजिशन के पहले वाला नॉन क्या है, द टीचर्स, और प्रीपोजिशन के बाद वाला नॉन क्या है, इंडिया। लेकिन क्या हम इंडिया इज लिखें या द टीचर्स आर लिखें, तो हमने कहा कि जो प्रीपोजिशन के पहले जो नॉन आता है उसे ही सब्जेक्ट माना जाता, मतलब ये सब्जेक्ट हमारा हो गया और ये पुलर सब्जेक्ट है और पुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग कैसा वर्ब यूज करते हैं, पुलर वर्ब यूज करते हैं, इसलिए ये आर करेक्ट होगा। यदि आप इज यूज करते हैं तो ये 100% क्या होता है, इनकरेक्ट होता है। आई होप
ये रूल भी समझ में आ गया होगा आपको। आइए अगले रूल को देखते हैं हम लोग। अगला रूल, रूल नंबर 27 क्या है, देखिए, यदि सेंटेंस में एक से अधिक प्रीपोजिशन हो तो पहले प्रीपोजिशन के पहले यूज किए गए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही वर्ब का यूज होता है। देखिए ये सेम रूल है, इसमें केवल प्रीपोजिशन और नाउन की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है, लेकिन आपको इसमें कहीं पे टेंशन नहीं लेना है। बस इसमें भी आपको क्या देखना है, सेंटेंस में प्रीपोजिशन की संख्या को काउंट कर लीजिए, ठीक है, और वर्ब की संख्या प्रीपोजिशन की संख्या को काउंट कर लीजिए और नाउन की संख्या को काउंट कर लीजिए, ठीक है। और जो पहला प्रीपोजिशन है, जैसे इसमें हमारा पहला प्रीपोजिशन ये है, तो इस प्रीपोजिशन के ठीक पहले देखिए कि किस प्रकार का नाउन यूज किया गया है। यदि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, यदि ये नॉन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, यदि ये नॉन प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे सेंटेंस में, ठीक है। देखिए, नॉन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नॉन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नॉन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नॉन एंड देन वर्ब, ये जो हमने यहाँ दे रखा है, ये देखिए, इस नॉन के आधार पर ही वर्ब का यूज करना है। यदि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब का प्लुरल नॉन है तो प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। आइए देखते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, द प्राइस ऑफ बुक्स इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज या आर इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले इसमें क्या देखना है, प्रीपोजिशन को चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ प्रीपोजिशन आया सेंटेंस में। तो इसमें पहला प्रीपोजिशन आया ऑफ, दूसरा प्रीपोजिशन है इन, तीसरा प्रीपोजिशन है ऑफ, ठीक है ना, तीन ही प्रीपोजिशन यूज किए गए इस सेंटेंस में, ठीक है। अब क्या कम देखना है कि इस प्रीपोजिशन के जो प्रथम प्रीपोजिशन है, ठीक है ना, तो इस प्रथम प्रीपोजिशन के ठीक पहले वाले नॉन को देख लीजिए। ये कैसा नॉन है, प्राइस एक सिंगुलर नॉन है, और हम लोग सभी जानते हैं कि सिंगुलर नॉन के साथ कैसा वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, द प्राइस इज इंक्रीजिंग, नॉट द प्राइस आर इंक्रीजिंग। क्लियर है। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है, द लीव्स ऑफ ऑल द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट इज या आर ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, पहले वही काम करना है आपको, प्रीपोजिशन को काउंट कर लीजिए। यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन है, दूसरा प्रीपोजिशन भी ऑफ ही है, और कहीं पे भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन नहीं यूज किया गया है। अब सेकंड स्टेप में क्या चेक करना है कि जो प्रथम प्रीपोजिशन है, प्रथम प्रीपोजिशन क्या है, ऑफ, और इसके ठीक पहले देखिए किस प्रकार का नॉन यूज किया गया है। ये जो नॉन है ये पुल्लर नॉन है। अब सब्जेक्ट भी यही है हमारा, तो इसके अनुसार हम लोग कैसा वर्ब यूज करेंगे, पुल्लर वर्ब, मतलब द लिव्स ऑफ ऑल द फॉरेस्ट ऑफ दिस आर ग्रीन, ठीक है। रूल नंबर 28 देखिए, रूल नंबर 28 क्या कह रहा है, जब किसी सेंटेंस में अदर या एनदर के बाद कोई नॉन आए तो अदर के बाद पुल्लर नॉन तथा पुल्लर वर्ब लगती है, जबकि एनदर के बाद सिंगुलर नॉन एवं सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। बस इसमें इतना माइंड रखना है कि जहाँ कहीं भी आपको अदर दिखे तो इस अदर के बाद नॉन भी पुल्लर आएगा और वर्ब भी पुल्लर आएगा, एनदर के बाद नॉन भी सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगा। देखिए, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लें। देयर आर मेनी अदर होटल या होटल्स बेटर देन दिस। यहाँ देखिए, ये अदर है, अदर के बाद कैसा नॉन यूज किया जाएगा, पुल्लर नॉन, तो होटल हो जाएगा। यदि आप होटल यूज करते हैं तो ये इनकरेक्ट होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, देयर इज अनदर होटल या होटल्स नियर द रेलवे स्टेशन। यहाँ यूज किया गया अनदर, तो अनदर के बाद सिंगुलर नॉन यूज होता है तो होटल सही होगा। यदि होटल्स यूज करते तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल हमारा, हमने रूल नहीं लिखा है, इसको डायग्राम से इजी वे में समझा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देयर वर्ब सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नॉन, देयर पुल्लर वर्ब पुल्लर नॉन। इसका मतलब ये हो गया कि देयर के बाद जो वर्ब यूज करेगा वो क्या होगा, ये अपनी ऑब्जेक्ट के अनुसार यूज किया जाएगा। इट मीन्स ये हो गया कि यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, यदि पुल्लर है तो पुल्लर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। जैसे देयर इज या आर अ बॉय, यहाँ देखिए कैसा नॉन है, ये सिंगुलर नॉन है, तो इसके लिए हमने सेंटेंस में क्या लिखा, देयर इज, ठीक है। इसी तरीके से देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, देयर इज या आर बॉयज, तो ये पुल्लर नॉन है, तो पुल्लर नॉन है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पुल्लर वर्ब आर यूज करेंगे। यदि इज यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देयर से संबंधित इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 30। रूल नंबर 32 यहाँ ये ध्यान रखना है कि नथिंग बट के बाद नॉन सिंगुलर आ सकता है या तो पुल्लर आ सकता है।
नथिंग बट के बाद नॉन कैसा हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है या तो पुलर हो सकता है, लेकिन वर्ब इसके बाद हमेशा सिंगुलर यूज करना है। ठीक है, अब सिंगुलर वर्ब हम लोग जानते क्या होता है, इज, हैज, डज, वाज और सारा V5। एग्जाम्पल देखिए, नथिंग बट वाटर इज या आर सीन। हमने भी कहा कि नथिंग बट के बाद नॉन सिंगुलर रहे या पुलर, वर्ब हमेशा क्या यूज करना, सिंगुलर यूज करना है। यहाँ पर देखिए नथिंग बट के बाद एक अनकाउंटेबल नॉन यूज किया गया, तो अनकाउंटेबल नॉन हमेशा अपने साथ हमेशा कैसा वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब, तो इज यूज करेंगे। यदि आर यूज करते तो ये क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, नथिंग बट ट्रीज इज या आर सीन। नथिंग बट के बाद यहाँ पर यूज किया गया है एक पुलर नॉन, और पुलर नॉन के साथ हम लोग कैसा वर्ब यूज करते हैं, पुलर वर्ब यूज करते हैं। लेकिन अभी हमने कहा कि नथिंग बट के बाद नॉन सिंगुलर हो या पुलर, वर्ब हमेशा क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है, मतलब कि इज करेक्ट होगा। ठीक है ना, इज क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और इनकरेक्ट हो जाएगा। आइए रूल नंबर 31 देखते हैं। रूल नंबर 31 क्या कह रहा है, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई ऐसा नॉन हो जिससे निश्चित दूरी, समय, मात्रा, रकम या वजन का बोध हो, तो पुलर नॉन रहने पर भी ऐसे सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, क्योंकि उनसे संख्या का बोध नहीं होकर निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध होता है। और जब किसी भी सेंटेंस में मात्रा या परिमाण का बोध होता है तो उसके साथ हम लोग कैसा वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है यहाँ, 40 माइल्स इज या आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। 40 माइल्स इज या आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ देखिए 40 माइल्स से किस चीज़ का बोध हो रहा है, निश्चित दूरी का बोध हो रहा है, तो इसलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब इज का यूज करेंगे। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, 10 रुपीज वाज या वर गिवन टू मी। अब 10 रुपीज़ से एक क्या निश्चित रकम का बोध हो रहा है, लेकिन इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। ये पुलर होते हुए भी इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक निश्चित रकम क्या हो रहा है, इससे परिमाण का बोध, मात्रा का बोध हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, 10 आवर्स इज या आर इनफ फॉर द वर्क। तो 10 आवर्स क्या है, एक निश्चित समय है, और निश्चित समय के लिए हम लोग कैसा वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। यदि आर यूज करते तो क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, 5 टन्स ऑफ कोल इज या आर नीडेड फॉर द वर्क। अब यहाँ देखिए ये क्या कह रहा, 5 टन्स ऑफ कोल से किस चीज़ का बोध हो रहा है, एक निश्चित वजन का बोध हो रहा है, और जब निश्चित वजन का बोध हो रहा है तो भी हम उसके साथ कैसा वर्ब यूज कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। यदि पुलर वर्ब यूज करते हैं तो ये 100% इनकरेक्ट हो जाता है। आइए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है, मोर के बाद पुलर नॉन रहे और तब देन वन रहे, तो इस स्थिति में इसके साथ पुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, पुलर वर्ब का मतलब हमारा क्या होता है, आर, हैव, डू, वर और V1। मतलब मोर के बाद कोई पुलर नॉन रहेगा और तब देन वन लगा हुआ रहेगा तो हम लोग पुलर वर्ब यूज करेंगे। अब पुलर वर्ब हमारा क्या है, आर, हैव, डू, वर और सारा V1। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, मोर स्टूडेंट्स देन वन वाज या वर एब्सेंट। देखिए मोर के बाद हमारा क्या यूज किया गया, पुलर नॉन यूज किया गया है, और तब उसके बाद देन वन ही लिखा गया, लेकिन हम लोग को वर्ब कैसा यूज करना, पुलर वर्ब यूज करना है। यदि सिंगुलर वर्ब वाज यूज करते हैं तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा नंबर का एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल नंबर 2 करा, मोर वर्कमैन देन वन हैज या हैव बीन किल्ड। यहाँ देखिए मोर के बाद पुलर नॉन यूज किया गया वर्कमैन, है ना, तब देन वन का लिखा गया है, तो भी हम लोग इस स्थिति में क्या करेंगे, पुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, मोर देन वन जब दिया हुआ रहता तो हम लोग सिंगुलर नॉन और सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, मोर प्लस पुलर नॉन प्लस देन वन, तब उस स्थिति में क्या यूज करना है, पुलर वर्ब यूज करना है। आइए रूल नंबर 23 देखते हैं। जब 2 अंक एंड से जुड़े हो तो सिंगुलर या पुलर किसी भी वर्ब का यूज हो सकता है। ठीक है, जब 2 अंक एंड से जुड़े हो तो सिंगुलर या पुलर किसी भी वर्ब का यूज हो सकता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है यहाँ, ये बोल रहा है 2 and 2 इज या आर 4। तो हम लोग अभी बोले कि जब 2 अंक एंड से जुड़े हो तो सिंगुलर या पुलर किसी भी वर्ब का यूज हो सकता है, तो हम इज भी यूज करते इसके साथ तो सही होगा, और आर भी यूज करते तो सही होगा। एंड से जुड़ा हुआ 2 अंक कौन है, 2 and 2। एग्जाम्पल नंबर देखिए 2 देखिए क्या कह रहा, 5 and 5 बिकम या बिकम्स 10। ठीक है,
तो यहाँ पे भी 2 अंक एंड से जुड़े हुए हैं और इस स्थिति में हम इसके साथ बिकम या बिकम्स किसी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि ज़्यादातर आपको हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है मित्रों, इसी के साथ हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आखिरी रूल के साथ विदा लेते हैं। और हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि हम ग्रामर के जो वीडियो अपलोड करें आपके सामने वो आप तक अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।